बहुत स्वागत है आपका। भारतीय न्यूज़ का प्रोग्राम संडे स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं गुनगुन हूँ। एनडीए की सरकार बन चुकी है और मोदी देश के प्रधानमंत्री। वहीं अब देश की निगाहें आम बजट पर टिकी हैं। आम जनता के लिए क्या होगा निर्मला सीतारमण के पिटारे में, ये देखना बहुत खास है। वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनावों के मद्देनजर अंतरिम बजट के बाद सरकार अब आम बजट पेश करने वाली है। आम बजट को पेश करने की तैयारी शुरू हो गई है। इस बार भी आम जनता को उम्मीद है कि सरकार उनके हित में कई फैसले लेगी। आगामी बजट से एजुकेशन सेक्टर को भी कई उम्मीदें हैं। एजुकेशन सेक्टर को उम्मीद है कि इस आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अहम घोषणा कर सकती हैं। आम बजट में सरकार उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए ज़्यादा बजट आवंटित कर सकती हैं। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों और कॉलेजों की स्थिति सुधारने के लिए भी कदम उठा सकती हैं। इसके अलावा डिजिटल एजुकेशन के लिए भी घोषणाएं होंगी, ऐसी संभावना है। कोरोना महामारी के बाद एजुकेशन सिस्टम में बहुत बदलाव हुए हैं। कोविड-19 के बाद ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिला। ऐसे में सरकार डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट की उपलब्धता बढ़ाने के लिए योजनाओं की घोषणा कर सकती हैं। बजट में शिक्षक प्रशिक्षण और विकास के लिए भी प्रावधान हो सकते हैं। इसके लिए टीचर्स को प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ पढ़ाने की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए ताकि वे बच्चों को बेहतर शिक्षा दे सकें। एजुकेशन लोन के नियमों में भी सुधार होना चाहिए। अगर एजुकेशन लोन में सुधार होता है तो इससे बच्चों को फ़ायदा होगा। इसके अलावा सरकार को भी स्कॉलरशिप की संख्या में इजाफा करना चाहिए और उसकी प्रक्रिया को भी सरल बनाना चाहिए। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी जोर देना चाहिए। अगर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो इससे स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला सत्र शुरू होने के साथ ही अब सभी को बजट सत्र का इंतजार है। उम्मीद है कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 22 जुलाई को पेश हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में बजट पेश करेंगी। बजट पर कारोबारियों, आम आदमी के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर की भी नज़र रहेगी। रियल एस्टेट को भी बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीद है कि इस बार उसे इंडस्ट्री का दर्जा मिल सकता है। साथ ही होम लोन पर टैक्स से छूट की लिमिट बढ़ाए जाने की भी उम्मीदें हैं। सालों से भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर देश की आर्थिक वृद्धि को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आवास, कार्यकाल स्थानों और कमर्शियल सेक्टर की बढ़ती मांग के बीच उद्योग जगत को केंद्रीय बजट 2024-25 से पहले महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। हालांकि प्रचलित सकारात्मक भावनाओं के बावजूद चुनौतियों पर भी विचार किया जाना चाहिए। सबसे पहले इस सेक्टर की लंबे समय से मांगे हैं, जैसे कि उद्योग का दर्जा दिया जाना चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करना। इसके अतिरिक्त यह पहली बार घर खरीदने वालों के लिए कीमतें कम करने के लिए सरकारी प्रोत्साहन की मांग करता है, जिससे सामान्य आबादी के लिए आवास अधिक किफ़ायती हो सकें। बजट को लेकर अलग अलग सेक्टर की क्या उम्मीदें हैं, इससे जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल हर कोई चाहता है कि रहने के लिए उसके पास पक्का मकान हो। बहुत सारे लोग आज भी कच्चे घरों में रहते हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोगों के पास पक्के घर नहीं हैं। सरकार ने इस समस्या को पहचान लिया है और इसके लिए बहुत समय पहले प्रधानमंत्री ने आवास योजना की शुरुआत कर दी थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बहुत ही कम ब्याज दर पर 20 वर्षों तक के लिए आपको लोन मिल जाता है। आप जो लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको मात्र 6.50% का ब्याज देना होता है। विशिष्ट समूह के लोग जैसे दिव्यांगजन या वरिष्ठ नागरिकों को बहुत कम ब्याज पर दर पर लोन दिया जाता है। मैदानी इलाके में निवास करने वाले पात्र नागरिकों को 1,20,000 तक की सहायता दी जाती है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को 1,30,000 रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत अगर आप अपने घर में शौचालय का निर्माण करते हैं तो 12,000 तक की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। योजना के अंतर्गत मिलने वाली राशि सीधा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के लिए अपने भाषण में दोहराया कि पिछले 10 वर्षों में उच्च शिक्षण संस्थानों और स्टेम पाठ्यक्रमों में महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई थी। उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति परिवर्तनकारी सुधार की शुरुआत हो सकती है। 2024-25 के बजट में महिलाएं एवं बाल विकास मंत्रालय को 26,000 करोड़ रुपए का आवंटन मिला, जो पिछले बजट से 2.52% अधिक की गई। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रमों को 21,200 करोड़ रुपए के साथ सबसे अधिक धनराशि मिली। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित मिशन शक्ति को 3,145.97 करोड़ रुपए मिल सकती है। इस बार भी वुमेन एम्पावरमेंट पर सरकार कितने रुपए खर्च करने का प्रावधान करती है, देखना दिलचस्प होगा। वित्त मंत्रालय कर छूट भारी पुरानी व्यवस्था में बदलाव किए बिना नए व्यवस्था के तहत आयकर दाताओं के लिए मानक कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार करेंगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार मिडिल क्लास को तोहफा देते हुए इनकम टैक्स में रिबेट की सीमा बढ़ा सकती है। इससे जुड़े बजट में कई बड़े ऐलान भी कर सकती हैं। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हैं। इसमें 50,000 की छूट को 1 लाख तक बढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसका सीधा फायदा नौकरी पेशा लोगों को मिलना तय है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता सुमोना वंश और ईशाश्री ने लोगों से बातचीत की और जाना कि उनका क्या कहना है बजट को लेकर। आइए जानते हैं। देखिए, बजट जो नई अभी गवर्नमेंट आई है, मोदी गवर्नमेंट 3.0, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि वो एमएसएमईज के लिए बजट में रखे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को, जब तक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे नहीं जाएगी तो हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो मेरा मेन जो है कि आप मशीनरीज के लिए और इंपोर्ट के लिए हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स को इंपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट एमएसएमईज को सपोर्ट करे ताकि वो प्रोडक्शन बेस्ड काम करे, और प्लस लेबर लॉस को थोड़ा सा लिबरलाइज करे एमएसएमईज के लिए। Government should pay more attention to the chronically poor population and जो churning poor हैं, जो आते जाते रहते हैं पुअर, और उससे उन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड जो लो मिडिल क्लास हैं, तो टैक्स ब्रैकेट शुड बी इंक्रीज टू अबाउट 12 लाख 15 लाख। उससे जो डिस्पोजेबल इनकम होगा वो हमारे देश का इंक्रीज होगा, एंड दिस विल हाउ द जीडीपी विल एक्चुअली इम्प्रूव जीडीपी एंड द वेलफेयर। मैं होप करता हूँ कि जो बजट है वो बिलो द पॉवर्टी लाइन या जो पॉवर्टी में लोग जी रहे हैं उनके लिए एजुकेशन से रिलेटेड कुछ इंक्लूड करे। एंड मेरे को ये भी लगता है कि जो सप्लाईज है एजुकेशन में जो आपको हेल्प करता है, जैसे बुक्स हो गई, पेंसिल पेन्स, ये सब हो गया, वो सब भी गवर्नमेंट को एक हद तक फ्री कर देना चाहिए लोगों के लिए। कि लाइक जो लोग ज़्यादा ही गरीब है, जो इतना सब कुछ नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके लिए थोड़ा अफोर्डेबल कर देना चाहिए। बजट आ रहा है, सर द टैक्सेस हैज टू बी कट डाउन because of inflation the prices of food products have gone high and people are not able to make amends. Secondly, because of that consumption will increase and growth will further take place. It's a domino effect that goes on. And with respect to my request, there are two issues. Number one is housing for the middle class. Everybody talks about housing for the poor. Housing for the rich, they can afford it. But the middle class, there is no. They spend their whole lifetime in buying a house only and not enjoying the goodness of life, as in foreign countries like Norway and other countries. Second thing is that the old age people are very unwanted nowadays in India. And also the handicapped like me, because they are not treated very well still further. There should be special benefits for them, for old people to have old age homes, pension benefits, and after 60 they have now introduced, so after 70 years they will be paying about 10,000 rupees per month. That's a good idea. So that's it. These are my two requests for the Finance Ministry, Nirmala Sitharaman.
बस वो अगर इंडिया के फेवर में हो हमारी ग्रोथ के लिए तो ज़्यादा बेटर है, और जीएसटी थोड़ी कम हो चीज़ों पे ताकि लोगों के फेवर में काम जाए। जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं उनके लिए फ़ायदा हो। मेन बजट का मोटिव वो है, बिकॉज रिच को इतना फ़र्क नहीं पड़ता और पुअर को इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना बजट का डायरेक्ट इफेक्ट मिडिल क्लास फैमिली को होता है। वो क्या प्रॉफिट होगा, मिडिल क्लास तो हमेशा डाउन ही रहता है, या तो गरीब गरीब रहता है, अमीर अमीर और बनता जा रहा है। ठीक है, हम लोगों को तो कुछ नहीं है, हर चीज़ के रेट बढ़ते जा रहे हैं। क्या चीज़ नहीं बढ़ रही, हर चीज़ के बढ़ रहे हैं रेट। कुछ भी ले लो आप, कोई ऑयल ले लो, सिलेंडर ले लो, पेट्रोल ले लो, क्या नहीं बढ़ रहा। तो मिडिल क्लास की आमदन वही है, मिडिल क्लास तो वहीं का वहीं है। तो ज़्यादा बिजनेस में बोल जो ज़्यादा बिजनेस तो चढ़ता जा रहा है, और जो डाउन है गरीब है। नए बजट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मिडिल क्लास आदमी है उसके लिए बहुत सारी परेशानियां हो रही हैं। कोई भी चीजें मार्केट से खरीदते हैं, कभी मिडिल क्लास के लिए हर चीज के ऊपर टैक्स पड़ता है। चीज होगी हमारी 500 रुपए की, उसके ऊपर 18% टैक्स देना है। चीज हमें बहुत महंगी लगती है और जब कितने बजट से बाहर जाती है। कोई चीज मेंटेनेंस कराने जाते हैं, स्कूटर में पेट्रोल लेने जाते हैं, पेट्रोल उसको मेंटेनेंस कराते हैं, हर चीज पर टैक्स है, जो कि अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जो कि आम आदमी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। मार्केट में सब्जी ले लो, आटा ले लो, कोई भी चीज ले लो, मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम, बच्चे पालना मुश्किल हो रहा है इस महंगाई में। तो ये बजट मिडिल क्लास वालों के लिए नहीं है? मिडिल क्लास वालों के लिए है लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल है, जो कि मिडिल क्लास इतनी मार्केट के अंदर महंगाई हो जाती है, पेमेंट इतनी मिलती नहीं है, उससे ऊपर महंगाई हो जाती है। 10% हमारी महंगाई बढ़ेगी तो 20% हमें टैक्स देना पड़ेगा। तो अभी जो जुलाई में जो बजट आने वाला है उससे आपको कोई उम्मीद है कि मिडिल क्लास को कोई राहत मिलेगी? मुझे उम्मीद नहीं है बिल्कुल कुछ मिलेगा। कोई चीज बढ़ी है घटी तो कोई है नहीं, जो चीज हर बढ़ रही है। दूध हम किसी टाइम में जब दिल्ली में आया था तो 30 रुपए किलो में आया था, आज 70 रुपए किलो। तो बच्चों को पहले मैं 2 किलो दूध लेके आता था, अब 1 किलो दूध आता है। जिसके घर में मियाँ बीवी और एक बच्चा है साथ में, एक बच्चे को पालना बहुत मुश्किल है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन क्या करें, रहना है, बच्चे भी पालना है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पिटारे में आम जनता के लिए क्या निकलेगा और किस तरह की घोषणाएं होंगी, ये जानने के लिए हर कोई बेताब है। वहीं नवनिर्वाचित सरकार से भी लोगों की भी खूब उम्मीदें हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए भारती न्यूज़ के साथ। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।